जय हिंद। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये ज्वलंत प्रश्न है और ये काफ़ी चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई अखबार वगैरह में। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत अर्थात इंडिया नामकरण संबंधित ऐतिहासिक इसकी क्या पृष्ठभूमि है और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है क्या, और इंडिया अर्थात भारत का वर्तमान में चर्चा क्यों हो रहा है, और इसमें G20 देशों को जो आमंत्रित किया गया तो उसका निमंत्रण जो कार्ड था उस पे इंडिया के स्थान पर भारत शब्द यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और फिर इंडिया INDIA से संबंधित हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। अगर भारत का नाम के बारे में बात करें तो अलग अलग कालखंडों में देखेंगे कि भारत नाम था, इंडिया नाम था, भरत खंड था, जम्बू द्वीप भी कहलाता था। ये सभी भारत का नाम है। आर्यावर्त भी कहलाता था, हिंदुस्तान भी, हिंद, हिंदुस्तान, इलाव्रत, नाभिवर्त, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, इस तरह के नाम भी भारत को देखने को मिलता है। कुछ स्थान पे देखेंगे कि ये भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, ये तो देखे, हिंदुस्तान भी देखे, हिंद भी देखने को मिलता है। ऑल हिंद भी भारत का नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है। गयागर भी मिलता है, फग्यूल भी, और तियानझू भी देखने को मिलता है, और होडू, ये सभी। तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये सभी नामों का हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग पहले भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी भारत के नामकरण से संबंधित हम लोग देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग शुरू से देखेंगे और इसी क्रम में तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत का जो है उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले इस भारतीय प्रायद्वीप को भारतीय इतिहास में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया था। साथ ही भारत भूमि को कुछ विद्वानों ने अपने ढंग से नाम देकर इसको व्याख्यापित किया है। फिर आगे देखते हैं कि इस अलग अलग नामों के रूप में भारत वर्ष जाने जाने के पीछे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण अवश्य थे। इन कारणों की व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त के बारे में, आर्यावर्त की बात करें तो ये जो है भारत के प्राचीनतम नाम की जो है आर्यावर्त, हम जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता के बाद जो दूसरी सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जो कि मातृसत्तात्मक थी, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जो पितृ प्रधान समाज था। तो इसमें आर्यावर्त की बात है तो इस वैदिक सभ्यता को स्थापित करने का कार्य आर्यों ने किया था। आर्य कौन थे, ये विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्र के रूप में उद्धृत किए हैं। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत की भूमि पर आर्यों का आगमन हुआ था। यानी कई लोग आर्यों को विदेशी मानते हैं तो कोई लोग भारतीय मानते हैं। कुछ ध्रुव से कि ध्रुव प्रदेश के थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मेन भारत अर्थात इंडिया के बारे में। इन्हीं आर्यों के भारत आगमन से और उसके द्वारा स्थापित भारत की एक अनुपम सभ्यता के कारण ही भारत को आर्यावर्त कहा गया था। अब देखते हैं कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। तो ये उत्तर वैदिक काल तक आर्यों का विस्तार जहाँ तक था लगभग पूरे उत्तर भारत में उतने क्षेत्र को ही आर्यावर्त की संज्ञा दी जाती है। और इसमें भारत का प्राचीन नाम एक भारतवर्ष भी मिलता है। आर्यावर्त देखिए, अब इसके बाद भारतवर्ष देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है भारत का नाम। तो भारतवर्ष जो नाम है ये हम भली भांति जानते हैं कि 1000 से 600 BC यानी ईसा पूर्व, BC बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट जो है
1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक कहा जाता है, लेटर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के कहा जाता है। तो यहाँ है कि 1000 से 600 BC तक के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। कुछ इस काल में और कुछ बाद के समय में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जैसे पुराण, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ आदि प्रमुख है। इन ग्रंथों में हमें भारत के अन्य नाम भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं कि पुराणों में मुख्य रूप से जो वायु पुराण था और मत्स्य पुराण में भारत का नाम जो है भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। फिर वेद व्यास द्वारा जो कृत किया गया है महाभारत, यानी कि महाभारत का लेखक वेद व्यास, इनके महाकाव्य में भी भारत का नाम जो है भारतवर्ष मिलता है। यानी कि महाभारत में भी देखेंगे कि भारत का नाम भारतवर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है। फिर आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये किताब का नाम याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि हैं। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य ग्रंथों में भी हमें भारतवर्ष की जानकारी मिलती है, यानी भारत का नाम भारतवर्ष था। फिर देखते हैं कि अभिलेख के में कौन सी अभिलेख है। तो अभिलेख में भारतवर्ष सबसे पहली बार खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग क्षेत्र में यह शासन करता था, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेख किया गया है। इसमें प्राकृत भाषा में भरध्वज लिखा गया है, जिसका अर्थ है भारतवर्ष। यानी कि प्राकृत लैंग्वेज में भरध्वज लिखा गया है, जिसका अर्थ है भारतवर्ष, जो कि पहला अभिलेख है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। फिर देखते हैं आगे कि भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा। तो अब बात आती है कि आखिर वर्तमान जो भारत देश का नाम है, ये प्राचीन समय में भारतवर्ष कैसे पड़ा। इसके लिए दो मान्यताएं भी प्रचलित है। और दो मान्यताओं में पहला मान्यता हिंदू मान्यता, दूसरा है जैन मान्यता। तो दोनों मान्यताओं को भी हम लोग देख लेते हैं कि भारत के नामकरण के पीछे। तो पहली है हिंदू मान्यता। हिंदू मान्यता में प्राचीन समय में भारत भूमि पर पुरु वंश के जो राजा थे भरत का शासन होता था। ये चक्रवर्ती राजा थे भरत। भरत जो थे, इनके पिता का नाम था दुष्यंत और माता का नाम था शंकुतला। यानी भरत राजा दुष्यंत और शंकुतला के पुत्र थे। उनके वीरता के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भरत बचपन में शेरों के मुंह फैलाकर उसके दांत गिनते थे। कुछ चीज़ें आपको माने अविश्वसनीय लगेगा कि उस पर विश्वास ही न किया जाए, लेकिन पौराणिक है तो उसको याद करना है और जानना है। जैसे कि फरीद खां जो था, बचपन का नाम फरीद खां था, जिसको बाद में शेर शाह सूरी कहलाया, तो शेर का शिकार किया था। तो वो तो कुछ हद तक है, लेकिन ये शेरों के मुंह फैलाकर उसके दांत गिनते थे। हो सकता है कि दोस्ती हो जाए, तो दोस्ती में संभव है। एनिमल से अभी भी यूट्यूब पर देखिएगा कि कई लोग बाघ चीता वगैरह से दोस्ती करके और उससे दांत गिन सकते हैं। तो ये कोई चीज़ बड़ी नहीं है। और उस समय के बात है, ये भरत बचपन में शेरों के मुंह फैलाकर उसके दांत गिनते थे और उनके साथ खेलते थे। ये भी बात है, क्योंकि आज भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। और रियलिटी में है कि जिससे अगर प्रेम हो जाए तब प्रेम हर चीज़ से हो सकता है। जानवर को भी इंसान से हो सकता है और इंसान को भी जानवर से हो सकता है। और इसीलिए ये सौहार्द में कुछ भी संभव है। दांत गिनना, उस पर बैठकर घूमना, उसको अपने पीठ पर घुमाना, इस तरह के संभव है। जैसे बंदर भी देख सकते हैं और कई चीज़ें। यदि भारत ने उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर शासन किया, यही क्षेत्र प्राचीन काल में भारतवर्ष कहा गया तथा यहाँ रहने वाले लोग भारत की संतति का कहे जाते थे।
आगे देखते हैं दूसरी मान्यता जो जैन मान्यता है। जैन मान्यता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के नाम जो भारतवर्ष है भरत के नाम पर पड़ा, किंतु भरत जो है दुष्यंत के पुत्र नहीं थे बल्कि ऋषभ देव के पुत्र भरत थे। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसी तीर्थंकर में से पहला जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। जैसे 23वां 24वां आता है कई बार पार्श्वनाथ और महावीर, तो ये पहला जो थे जैन तीर्थंकर तो उनका नाम था ऋषभ देव, उन्हीं के पुत्र भरत थे। आगे हम लोग देखते हैं, क्लियर होगा। हम जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें सबसे प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। यहाँ दो क्वेश्चन और बन जाता है कि पहला तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे, और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव ही थे, और वास्तविक महावीर को भी माना जाता है, लेकिन यहाँ केवल संस्थापक है तो ऋषभ देव थे। इन्हें ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था भरत और छोटा पुत्र जो था गोमतेश्वर या बाहुबली, जो कि कर्नाटक में देखिएगा कि एक काष्ठ में मूर्ति मिलती है ऋषभ देव के पुत्र गोमतेश्वर या बाहुबली का मूर्ति, जो महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, तो ये मूर्ति देखने को मिलेगा कर्नाटक में। तो ये छोटा पुत्र थे ऋषभ देव के, बड़ा पुत्र का नाम था भरत। तो ऐसी मान्यता है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र जो थे भरत के नाम पर ही भारत पड़ा, जिसको भारतवर्ष कहा गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, भारत को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता था, तो एक नाम था अजनाभ वर्ष और हेमवर्त। अजनाभ वर्ष और हेमवर्त भी भारत का ही नाम था। पुराणों में भारत के प्राचीन नाम भारतवर्ष हम लोग देख लिए हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि जो भरत राजा के पूर्व अर्थात भारतवर्ष के नाम से पूर्व भारत का नाम अजनाभ वर्ष अथवा अजनाभ खंड और हेमवर्त वर्ष हुआ करता था। यह भारत का एक अति प्राचीन नाम हुआ करता था। आगे हम लोग जम्बू द्वीप के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो भारत का ही नाम है। तो भारत का अन्य नाम है जम्बू द्वीप। विश्व के अन्य देशों में शामिल भारत को प्राचीन काल के एक समय में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, यानी जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत के इस जम्बू द्वीप नाम हमें पुराणों में देखने को मिलता है। साथ ही भारत के जम्बू द्वीप हमें अशोक, जो मौर्य वंश के सम्राट थे, मौर्य वंश में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला चंद्रगुप्त आता है, उसके बाद बिंदुसार, अब बिंदुसार के जो लड़का है अशोक, तो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित कराया गया था कई अभिलेख। उस अभिलेख में जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में पूरे भारत के विभिन्न भागों में उत्कीर्ण कराए गए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में मौर्य वंश द्वारा शासित क्षेत्र जम्बू द्वीप कहा गया है, क्योंकि मौर्य शासक अशोक का शासन क्षेत्र संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ करता था। अतः बौद्ध ग्रंथों में भी भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप कहा गया है। ये भारत का अलग अलग खंडों में अलग अलग नाम है, इसे जरूर याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि जम्बू द्वीप का तात्पर्य क्या है। यदि बात करें भारत के जम्बू द्वीप नाम पड़ने के कारणों की, तो ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जम्बू, जिसको जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण जम्बू द्वीप का नामकरण का कारण है कि इस क्षेत्र में जम्बू, जिसको जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण इस देश को जम्बू द्वीप नाम से उद्बोधित किया गया है।
फिर देखते हैं कि भारत का एक नाम हिंदुस्तान मिलता है। हिंदुस्तान जो भारत का नाम है, जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय 3 नामों पर चर्चा हो रही थी। एक था हिंदुस्तान, उसमें दूसरा इंडिया और तीसरा भारत। 3 नामों पर चर्चा हो रही थी, जिसमें हिंदुस्तान को हटा दिया गया था और भारतीय संविधान में 2 नाम का उल्लेख सिर्फ मिलता है, इंडिया अर्थात भारत। आगे हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान के बारे में। तो भारत क्या नाम है? हिंदुस्तान। भारत प्राचीन काल में एक अन्य नाम से भी जाना गया था, यह नाम था हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों अर्थात फारसियों ने दिया था, जिसको पर्शियन भी कहा जाता है और फारसी भाषा जो चलती थी। तो ईरानी फारसियों ने दिया था हिंदुस्तान नाम। गौरतलब है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने का श्रेय भी जो जाता है ईरानियों को ही जाता है, और दूसरा जो विदेशी थे यूनानी थे। तो भारत पर पहली आक्रमण करने का श्रेय ईरानियों को जाता है। इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय भारत का भौगोलिक जो विस्तार था पश्चिमोत्तर भारत की सिंधु नदी तक हुआ करता था, अर्थात मध्य एशिया या ईरान की ओर से आने वाले जो सिंधु नदी ही भारत की सीमा होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि सिंधु के पूर्व का जो क्षेत्र होता था उसी को भारत कहा जाता था। फिर आगे देखते हैं इसमें कि चूंकि ईरानी भाषा में स का उच्चारण जो होता था ह किया जाता था, यानी ईरानी लैंग्वेज में स का उच्चारण ह की तरह किया जाता था, अतः ईरानी ने सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम से संबोधित किया। स शायद हो सकता है कि न हो या कहने में तकलीफ होता हो तो ह कह देते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया, हिंदू नदी नाम से संबोधित किया गया। कई लोग देखिएगा कि कई शब्द आज भी उसका उच्चारण करने में गलती हो जाता है, तो उसी तरह ईरानी भाषा में स के जगह ह किया जाता था और सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे ये ईरानी लोग। चूंकि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को उन्होंने सिंधु का प्रदेश अथवा सिंधुस्तान कहना चाहते थे। जिस क्षेत्र का नाम हम लोग हिंदुस्तान कर रहे हैं उसको ईरानी लोग सिंधु के क्षेत्र को सिंधुस्तान कहना चाहते थे, लेकिन स नहीं कह पाते थे तो ह कह दिए, तो इसीलिए सिंधु को हिंदू कहते थे और इस क्षेत्र को सिंधुस्तान के स्थान को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तब से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब इंडिया देखते हैं हम लोग कि भारत का प्राचीन नाम जो इंडिया INDIA, इसका क्या इतिहास है? तो इसमें देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत को इंडिया नाम से भी जाना जाता था। भारत को इंडिया नाम से संबोधित यूनानियों ने किया था। यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया संबोधित किया था, यानी भारत को इंडिया नाम देने का जो कार्य किए थे वो यूनानी थे, जिसको ग्रीक भी कहा जाता था, ग्रीक्स। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भारत पर दूसरी जो विदेशी आक्रमण होता है वो यूनानियों द्वारा होता है, या पहला हम लोग देखे हैं ईरानियों द्वारा किया गया था। तो यूनानियों द्वारा दूसरी विदेशी आक्रमण जो भारत पर किया गया है, यह आक्रमण यूनानी शासक सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है, के नेतृत्व में हुआ था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बता दें कि जो यूनानी भाषा में श का उच्चारण नहीं होता है, यूनानी लैंग्वेज में स का उच्चारण नहीं होता है, अतः उन्होंने सिंधु जो नदी है को इंदु नदी कहकर संबोधित किया। इसी इंदु शब्द से सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नाम दिया था और भारत को इसी इंडस के नाम पर इंडिया नाम दिया गया। यानी कि सिंधु से इंदु, इंदु से इंडस, इंडस से इंडिया, जो आज भी जाना जाता है भारत का नाम इंडिया।
अब देखते हैं कि कई जगह मिलता है प्राचीन भारत का नाम इनतू, YINTU। तो इसके पीछे इतिहास है कि प्राचीन काल में भारत को एक अन्य नाम चीनियों द्वारा ये दिया गया था। यह नाम था इनतू। गौरतलब है कि चीनी यात्री जो ह्वेंग सांग थे, जिसने ग्रंथ शिवकी लिखी, अब यह भी पुस्तक का नाम जरूर याद रखेंगे कि ह्वेंग सांग की जो पुस्तक कौन थी, तो शिवकी थी की रचना की, और इसमें भारत का नाम यूनतू लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के ये शासनकाल में भारत आए थे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ह्वेंग सांग किसके शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसने और अन्य चीनी यात्रियों ने भारत को उस समय इनतू कहकर संबोधित किया था। आगे हम लोग देखते हैं। एक अन्य चीनी जो विद्वान है इत्सिंग ने भारत को आर्य देश कहा था। जो इत्सिंग था वो भारत को आर्य देश कहा था। अब हम लोग भारत का एक अन्य नाम हिंद देखते हैं कि हिंद कहाँ मिलता है। तो भारत को मध्यकाल में एक अन्य नाम से पुकारा गया, यह है हिंद। और हिंद जो नाम है 13वीं 14वीं सदी के विद्वान अमीर खुसरो द्वारा दिया गया है। अमीर खुसरो द्वारा 13वीं से 14वीं सदी में भारत का नाम हिंद दिया गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। अमीर खुसरो जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी थे। अमीर खुसरो ने भारत को न केवल हिंद नाम से संबोधित किया, बल्कि उसने हिंद अर्थात भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी बताया था, अमीर खुसरो ने। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान में इसका स्वीकृत नाम क्या है? भारत और इंडिया, दो नाम है जो हम लोग वर्तमान में चर्चा चल रहा है काफ़ी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कई जो चीज़ है, आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें संविधान में क्या है कि भारत को प्राचीन काल से अब तक अनेक नामों से जानते थे, जिनमें से कुछ को हम लोग उपयुक्त नाम देखे हैं। इन सभी नामों में से भारतीय संविधान द्वारा, यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान में भारत जो है कि सिर्फ दो ही नाम को स्वीकार किया गया है। सिर्फ दो नाम, इंडिया और भारत। पहला यानी कि एक इंडिया है और दूसरा भारत। भारत के संविधान में अब ये कहाँ उल्लेख है उसका हम लोग देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के जो भाग 1 है, जिसमें है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 जो है, इसका टाइटल है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब हुआ कि आप दो, या तो भारत कहिए वो भी सही है, या तो इंडिया कहिए वो भी सही है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेजी में, हिंदी में लिखते हैं कि भारत एक महान देश है, एक महान देश है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ लिख सकते हैं इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। अब यहाँ इंडिया जो शब्द है, इंडिया न लिखकर भारत लिख सकते हैं। भारत इज ए ग्रेट कंट्री। इसका मतलब हुआ कि भारत जो है का इंग्लिश वर्जन इंडिया नहीं है, ये समझना है। ये 2016 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर भी चला था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों में से कोई भी शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ किसी को नहीं हो सकता है। इसीलिए वर्तमान में जो चर्चा का विषय है
तो भारत लिखा गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ समझिए कि भारत एक महान देश है। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तब भारत इज ए ग्रेट कंट्री कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इंडिया शब्द नहीं लिखना है। अब ये नहीं कि हम ट्रांसलेट बना रहे हैं और उसका इंडिया शब्द लिखना जरूरी है, नहीं, भारत लिखेंगे। ये हमको भारतीय संविधान ये प्रावधान देता है कि दोनों में से कोई भी जो मन करे वो बोलेंगे, या तो भारत कहेंगे न तो इंडिया कहेंगे। तो कोई भी लिख सकते हैं ट्रांसलेट में या कहीं भी बोल सकते हैं। इंग्लिश अगर स्पीकिंग में बोल रहे हैं तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री ना कह के भारत इज ए ग्रेट कंट्री कह दीजिए, या कहीं भी। तो ये चीज़ है। अब ये वर्तमान में चर्चा का कारण है कि जो G20 भारत में हो रहा है तो इसके निमंत्रण कार्ड दिया जाता है। किसी को शादी वगैरह में बुलाया जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो या बर्थडे हो, तो उसमें इनविटेशन कार्ड दिया जाता है। तो उसी तरह से G20 में जो कार्ड छपा है तो उसमें देखिएगा कि इंडिया के स्थान पर भारत शब्द यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इसीलिए काफ़ी चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि भारत का नाम में इंडिया का माने मिटा दिया जाएगा या कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है, ये संविधान में है। तो भारत सरकार के कोई स्पेशल गैजेट या नोटिफिकेशन जारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। आप कहीं भी लिख दीजिए भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ कुछ भी लिख दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें विपक्षी लोग कुछ एतराज़ जताए हैं तो ये चीज़ है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, एक भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 यहाँ अवेलेबल है और इसमें विधि का शासन है। और इसमें विधि के शासन के होने के नाते भारत के संविधान जो है सर्वोपरि है। भारत का संविधान सर्वोपरि ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया एक चर्चा में काफ़ी आ रहा है, जिसका है INDIA। ये एक पार्टी नहीं है, ये कई पार्टियों को मिलाकर पार्टी बनाया गया है। इसका बात कहा हुआ था कि जुलाई में बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। 26 दल शामिल हुए थे, पार्टीज, और इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। ये इसका मेन मकसद है कि 2024 में जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें भाजपा यानी कि NDA को टक्कर देना है। तो NDA में का टक्कर यानी कि NDA वर्सेस इंडिया, INDIA, ये चुनाव 2024 को लेकर ये काफ़ी चर्चा में आया है। इसीलिए ये लोग मान रहे हैं कि भारत का जो इनविटेशन कार्ड पे G20 के इंडिया को हटाकर भारत जोड़ा गया है। थोड़ा देख लेते हैं इनविटेशन कार्ड कैसा था। ये जो है कार्ड है, इस पे लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ भारत जो शब्द है इसी को लेकर वर्तमान में चर्चा में है। तो इसी के बहाने हम लोग पूरा भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे हैं। जैसे कि देखिए, ये कई बार एग्जाम में भी पूछ देता है कि आर्यावर्त कब कहा गया, किन के द्वारा, इंडिया किन के द्वारा कहा गया। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का नाम जो अभी वर्तमान में नई दिल्ली है, जो 13 बार इसका नाम चेंज हुआ है। दिल्ली का नाम वर्तमान में जो है नई दिल्ली है, इसका नाम अभी तक 13 बार पड़ चुका है, अलग अलग, ढिल्ली, दिल्ली, अलग अलग नाम है, इंद्रप्रस्थ। तो वो सब तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ भारत का है कि ऑन द ओकेजन ऑफ G20 समिट, तो इसमें भारत शब्द है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ कई इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा और मिल रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं वो देख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।